चैप्टर आप फर्स्ट कर चुके हैं, ठीक है। एक बुक के आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपके सेकंड बुक है, तो हम इसका सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। आई होप कि अब आपको इंडिया के मैप की नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। आपने स्टेट वगैरह कैपिटल वगैरह फिल कर लिए होंगे, क्योंकि यदि आपको मैप आता है, मैप की नॉलेज है, तो आप आगे के चैप्टर्स अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो इंडिया की संरचना है, भारत की जो संरचना है और जो उस पर भू आकृतियाँ मौजूद हैं, उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक है। दिस इज चैप्टर 2। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? मिट्टी की उर्वरता कहीं पर उपजाऊ है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा फर्टिलिटी है, कहीं पर कम है, ठीक है। तो उसका जो स्वरूप है वो भी अलग अलग है। क्यों आपने कभी ये सोचा है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। कहीं पर कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, कहीं पर आग्नेय चट्टानें हैं, कहीं पर अवसादी हैं। हर जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं, क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। ये कहते हैं कि जो चट्टानें हैं, ठीक है, और जो मिट्टी है वो वास्तव में आपस में संबंधित हैं। किस तरीके से संबंधित है बेटा? चट्टानों के जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि चट्टानें जब असंगठित रूप में होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? मिट्टियाँ कहलाती हैं। पृथ्वी की धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बलों ने अनेक परिवर्तन किए हैं। जो इन पृथ्वी के इंटरनल फोर्सेस हैं, जो पृथ्वी की एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है, उनकी वजह से इतने ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस आए बेटा अर्थ में, ठीक है। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अस्थलीय प्रकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलें, जो पृथ्वी के अंदर फोर्सेस की वजह से बेटा जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं, हलचलें होती हैं, उन्हें विवर्तनिक कहा जाता है। ये आप भौतिक भूगोल का परिचय नामक पुस्तक में पढ़ेंगे। ये मैंने दूसरी बुक है आपकी, उसके फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आपको वहाँ से पढ़ा दिया है। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। अब आपको पता होगा ना यहाँ पर कि जो ग्लोब है, ग्लोब के जो बिल्कुल मिड ऑफ से गई हुई है उसे इक्वेटर 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये कहता है, जो मैं इंडियन प्लेट की बात करूँ तो बेटा इंडियन प्लेट कहाँ पर स्थित है? इंडियन प्लेट पहले भूमध्य रेखा के दक्षिण हिस्से में स्थित थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इसी का हिस्सा है। यदि मैं आज के टाइम पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट की बात करूं तो ये कभी दोनों एक ही थी, ठीक है। या ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वह इंडियन प्लेट का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो प्लेट थी ये काफ़ी हिस्सों में टूट गई, और जो ये प्लेट है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वह दक्षिण पूर्व में चली गई और इंडियन प्लेट थी वह उत्तर दिशा में खिसकने लगी। आपको पता है भारत की लोकेशन, मैंने आपको बताया था भारत की लोकेशन ग्लोब के अकॉर्डिंग कौन से डायरेक्शन में बेटा? पहली चीज़ हेमिस्फीयर में बात करूं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और यदि एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं अकॉर्डिंग टू ग्लोब तो कैसी लोकेशन है हमारी? नॉर्थ ईस्ट लोकेशन है, ठीक है। फिर कहता है, क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है, ठीक है। अब भी जो हमारी प्लेट है वो उत्तर की तरफ खिसकने ही लग रही है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमानिक भूवैज्ञानिक संरचना व इसकी क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों व प्लेटों के स्थितिज संचरण की अंत्यक्रिया की परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। अब देखते हैं, भूवैज्ञानिकों ने संरचना व सेल की भिन्नताओं के आधार पर भारत को 3 खंडों में विभाजित किया है, ठीक है। जो इसके भौतिक लक्षण हैं, जो फिज़िकल जो इसकी
फिज़िकल जो इसका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम रफली उन 3 पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स बेटा कौन से हैं? एक प्रायद्वीपीय खंड है, दूसरा हिमालय, वे अन्य प्रायद्वीपीय मालाएं हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय खंड की बेटा ये किसकी बात कर रहा है? जो हमारे बिल्कुल सेंटर में है। कुछ पार्ट गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, ठीक है, असम का भी इसमें कुछ पार्ट इंक्लूडेड है, मेघालय का, वेस्ट बंगाल का जो पार्ट इंक्लूडेड है वो प्रायद्वीपीय खंड बोला है। हिमालय की यदि मैं बात करूँ तो बेटा हिमालय की जो हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको इंक्लूड किया गया है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में बात करते हैं। सिंधु रिवर बेटा कहाँ से गई हुई है? 9th क्लास में आपने किए थे रिवर्स के बारे में। तो सिंधु कहाँ से गई हुई है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर से। गंगा के मैदान आप जानते हैं, गंगा का ओरिजिन प्लेस कहाँ से है? उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से होती हुई यह यूपी, बिहार को क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये वाले जो इनके मैदान हैं और ब्रह्मपुत्रा के, ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश से घुसती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, इसका ओरिजिन प्लेस इंडिया में नहीं है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन प्लेस जो है वह चाइना में है, ठीक है। तो वहाँ से यह घुसते हुए भारत के अंदर प्रवेश करती है और फिर यह हमारे कुछ स्टेट्स को क्रॉस करते हुए यह भी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इनसे संबंधित बेटा जो मैदान हैं, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला कौन सा आपका जो मिड वाला पार्ट है कंट्री का, सेकेंड हिमालय से संबंधित, और थर्ड जो इन रिवर्स के मैदान हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रायद्वीपीय खंड की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर, कच्छ कहाँ पर है बेटा? गुजरात में है। कच्छ से आरंभ होकर अरावली की पहाड़ियों की पश्चिम में गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी समांतर राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? झारखंड में है। गंगा का डेल्टा बेटा वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश और बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल, ठीक है, वहाँ तक फैली हुई है। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूँ तो उत्तर पूर्व में बेटा कर्बी एंगलोंग एक पठार है, ठीक है, एक प्लेटू है, और ये कहाँ पर स्थित है बेटा? यह है असम और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर है। मेघालय का पठार और पश्चिम राजस्थान के भी खंड इस विस्तार के अंतर्गत आते हैं। देखिए कहाँ कहाँ तक आते हैं। कच्छ की रण से बात करूँ तो अरावली रेंजेस हैं जो कहाँ से? राजस्थान से दिल्ली तक हैं, और यमुना गंगा की नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं झारखंड में। और गंगा डेल्टा की बात करूँ तो ये सभी के सभी प्रायद्वीपीय खंड के हिस्से हैं। इसके अतिरिक्त जो कार्बी एंगलोंग प्लेटो है और जो मेघालय का पठार है और राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। पश्चिमी बंगाल में मालदा जो भ्रंश है, मालदा जो भ्रंश क्या होता है बेटा? जो दरार, ठीक है। उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय जो खंड है जिसकी मैंने बात की है कि राजस्थान का कुछ पश्चिमी हिस्सा प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत आता है। तो जो राजस्थान में प्रायद्वीपीय खंड है यह मरुस्थल से संबंधित जो भी स्थलाकृतियाँ हैं उनसे यह ढका हुआ है। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैम्ब्रियन क्लब से यह भूखंड का एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं में परिवर्तित होने के उपरांत इस खंड की वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंडभंश जो हैं वो उसे प्रभावित करते हैं। नर्मदा तापी महानदी की रिफ्ट घाटियाँ, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीपीय में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ कौन सी हैं बेटा? अरावली, नलावाला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता जो है वह कम है, मतलब जो पानी का बहाव है वो क्या है? कम है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हिमालय। अभी तक आपने किसके बारे में देखा? प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित देख लिया, फर्स्ट पार्ट देख लिया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं।
कठोर एवं स्थित प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड प्लेटूज हैं वहाँ पर, तो वो तो कठोर हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि मैं हिमालय की बात करूँ तो जो उसकी भूवैज्ञानिक संरचना है बेटा वे तरुण है, तरुण मतलब नई अवस्था में है, ठीक है। दुर्बल कमजोर हैं और लचीली हैं। ये पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनिक व अंतर्जनित बलों की इंतरक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप देखो बेटा, इसमें बहिर्जनिक जो बाहर से फोर्सेस लगते हैं, अंतर्जनिक जो इंटरनल पृथ्वी के अंदर से जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी अंतरक्रियाओं से प्रभावित होता है यह हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं। कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और शीप बनते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बात करती हूँ, वलन क्या होते हैं बेटा, मुड़ाव जो आ जाते हैं, भ्रंश जो होती हैं वो दरारें होती हैं, ठीक है। शेप की बात करूँ तो कोई भी भूमि के अंदर कमी आ जाना, फट जाना उसका, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें मतलब इन फोर्सेस की वजह से होती हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। विवर्तनिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। गोर्ज बनते हैं, वी आकार की घाटियाँ और स्प्रिकाएँ व जलप्रपात इसके प्रमुख प्रमाण हैं। अब सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान देख लेते हैं। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्यतः रूप से आप ये कह सकते हैं जो ये मैदान है ये एक गर्त की तरह है जिसका निर्माण जो है वह हिमालय पर्वतमाला निर्माण की प्रक्रिया का जो तीसरा चरण था 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीपीय से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों में बांट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है, 1000 से 2000 मीटर है। अब भू आकृतियों की बात करते हैं। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उत्तर की बात कर रहे हैं जो इंडिया की नॉर्थ वाली लोकेशन है, ठीक है। तो वहाँ पर इसमें क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेकों चोटियाँ हैं, सुंदर घाटियाँ हैं। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है जहाँ अपरदित चट्टान खंड हैं और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। दोनों के बीच में, साउथ और नॉर्थ के बीच में उत्तर भारत का क्या है, विशाल मैदान है। अब मोटे तौर पर इन्हें बेटा 6 भागों में विभाजित किया गया है। ये 6 भाग हम डीपली स्टडी करेंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं, 1 बाय 1 पार्ट, ठीक है। एक क्वेश्चंस भी आपसे इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, उत्तर तथा उत्तरी पर्वतमाला के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, फिर उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह। देखिए, उत्तर जो नॉर्थ में हमारी जो रेंजेस हैं, जो पर्वतमालाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उससे नीचे हमारा उत्तरी भारत का मैदान आ जाता है। बीच में बेटा हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। और भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान की हम बात करेंगे, राजस्थान का कुछ हिस्सा। और तटीय मैदान बेटा जो आपके नीचे साउथ में जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। द्वीप समूह आपके 2 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। क्लियर टू यू। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में। उत्तर तथा उत्तरी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तरी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत है। ये आप सभी को पता होगा कि हमारे नॉर्थ में हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं। उत्तर पूर्व में क्या है, पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं, ठीक है। हिमालय में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। इसमें वृत्त हिमालय जो है, पार हिमालय श्रृंखलाएं हैं, इसके अंदर मध्य हिमालय है और शिवालिक रेंजेस हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। देखिए, कहाँ से कहाँ तक है बेटा, उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम की लोकेशन है, देख सकते हैं आप में से उत्तर पश्चिम की लोकेशन, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका पश्चिमी डायरेक्शन, यहाँ से लेकर और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर फैली हुई है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं कि दक्षिण का पूर्वी हिस्से तक ये फैली हुई हैं।
और दार्जिलिंग और सिक्किम जो अक्षेत्र हैं वहाँ पर ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण के पश्चिमी हिस्से से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिज़ोरम और नागालैंड और मणिपुर स्टेट की बात करें तो ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। वृद्ध हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षांशीय श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की यदि मैं बात करूँ, देखिए पूर्व से स्थित होकर, ठीक है, पूर्व से स्टार्ट होकर ये पश्चिम तक कितनी है, 2500 किलोमीटर है। और इसे की यदि मैं विड्थ देखूँ बेटा, तो ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 160 से 400 किलोमीटर है। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद देखते हैं हम, हिमालय पर्वतमाला में अनेक अक्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के श्रृंखल और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया गया है। देखिए हम पढ़ रहे थे बेटा, जो इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। 6 पार्ट में से हम फर्स्ट वाले पार्ट को पढ़ रहे थे। फर्स्ट हम पढ़ रहे थे जो हमारी नॉर्थ वाली सिचुएशन है और उससे संबंधित जो भी पर्वतमालाएं हैं, जो भी श्रेणियां हैं, वो हम पढ़ रहे थे। अब जो उत्तर की बात करें तो उत्तर को भी बेटा 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इन रेंजेस को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 5th पार्ट में डिवाइड किया है। तो 5 पार्ट के बारे में अब हम देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम कश्मीर तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये लोकेशन जो है वो कश्मीर की है। कश्मीर में कौन कौन सी रेंजेस हैं, काराकोरम है, काराकोरम से नीचे लद्दाख है, उससे नीचे जस्कार श्रेणी है और फिर उससे नीचे शिवालिक रेंजेस हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं। अभी अभी मैंने आपको दिखाया काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और पीर पंजाल, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, क्लियर हो गया आपको इतना। फिर उसके बाद कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग, जो वृद्ध हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। वृद्ध हिमालय और जो काराकोरम की श्रेणियां हैं, उनके बीच का जो क्षेत्र है उसे ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। यहाँ पर देखें, दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ कौन सी हैं। दक्षिण एशिया की बाल्टोरा और सियाचिन भी इसी प्रदेश में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती होती है। करेवा क्या है, देखिए कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे हैं, जैसे करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। वृद्ध हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जस्कार श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खुरदुगला जैसी महत्वपूर्ण दर्रे हैं। आप देखिए, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, पीर पंजाल कहाँ पर है, पीर पंजाल में बनिहाल कहाँ पर है, जस्कर श्रेणी में फोटुला। पहली चीज़ ये पूछा जा सकता है, फोटुला दर्रा है कहाँ पर, तो कश्मीर में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। बट ये पूछा जाए और डीपली, यदि एक पॉइंट और हाई कर दिया जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो फोटुला दर्रा है, ठीक है, वो कहाँ पर है, कौन सी श्रेणियों के अंतर्गत है, तो वह जस्कार श्रेणियों के अंतर्गत है। ऐसे ही लद्दाख श्रेणी में खुरदुगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। महत्वपूर्ण एलवंड की झीलें डल और विल्लर। देखिए बेटा, कोई आपसे पूछता है मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो वुल्लर झील है, ठीक है। यदि खारे पानी की पूछी जाए तो वह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, जिसे चिल्का लेक के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि मीठे पानी की बात करूँ तो वह वुल्लर। देखिए दोनों ही मीठे पानी की झील है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है, वुल्लर लेक है। लवण जल झीलें यहाँ पर कौन सी हैं, देखिए मैंने आपको बताया पूरे इंडिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछी जाए तो वह ओडिशा में है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में पूछी जाए तो उनके नाम क्या है, पांगांग सो और सोममुरी, ठीक है, इसी क्षेत्र में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, सिंधु जो
कहाँ से आती है? चाइना से आती है और जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में जाते हुए अरेबियन सी में चली जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम है, चेनाब है, इसी अक्षेत्र को अपवाहित करती हैं। कश्मीर उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्य वाली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं, जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चिरारी शरीफ भी यहीं स्थित हैं। यहाँ बहुत से यात्री हर साल आते हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वह झेलम नदी के किनारे बसी हुई है। देखिए, झेलम जो रिवर है, पहली चीज़ वह जम्मू एंड कश्मीर में है। दूसरी बात यदि मैं उसकी करूं तो आपसे कभी ये पूछा जाए कि श्रीनगर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, तथापि नदीय स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ अवस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। अब देखिए, प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें दून कहा जाता है, जैसे कि जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपको जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। वैसे आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है, मैंने एक बार ये क्वेश्चन देखा हुआ है कि हिंदकुश रेंजेस कहाँ पर हैं। ये देखिए, अफ़गानिस्तान का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। और सुलेमान रेंजेस बेटा कहाँ पर है? सुलेमान रेंजेस जो है वह कहाँ पर है? सुलेमान रेंजेस पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पाकिस्तान बेटा हमारा पड़ोसी देश जो हिंदुस्तान का ही पार्ट था कभी, ये सुलेमान रेंजेस, ठीक है। और हिंदकुश यदि बात करूँ तो ये अफ़गानिस्तान जो हमसे ऊपर वाले पार्ट से छूता हुआ। हिंदकुश रेंजेस कहाँ पर है? ये अफ़गानिस्तान में है। सुलेमान रेंजेस पाकिस्तान में है। और यहाँ से आप देखिए, मैंने आपको बताया था काराकोरम रेंजेस, K2 शिखर भी यहाँ पर है। लद्दाख रेंजेस, काराकोरम, फिर लद्दाख रेंजेस, फिर जस्कार, ठीक है। ये आप जो जिला दर्रा देख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो आप देखिए, ये सिंधु नदी का ओरिजिन प्लेस है। ये लोकेशन कहाँ पर है? चाइना में है। और चाइना से होते हुए ये जम्मू एंड कश्मीर से एंटर करते हुए पाकिस्तान से फिर ये अरेबियन सी में चली जाती है। अब सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी बात करते हैं तो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी का ओरिजिन प्लेस ये यहाँ पर है। श्रीनगर जो है वो यहीं पर अवस्थित है। दूसरा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी का आप यहाँ से ये देख सकते हैं ओरिजिन प्लेस। फिर उसके बाद बात करते हैं रावी की। रावी नदी भी आप देखिए, यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश स्टेट है। फिर उसके बाद देखते हैं ब्यास नदी। ब्यास का भी ये हिमाचल प्रदेश से दे रखा है, बट जो सतलज रिवर है वो सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। देखिए, सतलज रिवर का ओरिजिन प्लेस ये चाइना, और यहाँ से ये सिपकिला दर्रा दे रखा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और एक ब्यास नदी, ठीक है। 5 नदियों के बारे में मैं आपको बता दिया। यहाँ आप देख सकते हैं सांगपो नदी बेटा चाइना में किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सांगपो नदी जो है वह अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और जब वो भारत में प्रवेश कर जाती है तो उसे ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जाना जाता है। ये आप गंगा का ओरिजिन देख सकते हैं, ये उत्तराखंड में, और यमुना का भी उत्तराखंड में ही स्थित है। ये रेंजेस मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। ये पीर पंजाल रेंजेस हैं, यहाँ पर बारालाचा दर्रा है, ठीक है। ये जो सिंबल बना हुआ है व्यास नदी यहाँ से, ठीक है। और ये देखिए रावी नदी, देखिए रावी नदी, ये यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है ये बारालाचा दर्रा के लिए है, ठीक है। जो जिला है बारालाचा है, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? कश्मीर के अंदर स्थित हैं। तो आपको मैप की रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आनी चाहिए। ये हमने जो देखा है मैप,
ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये पश्चिमी हिमालय के बारे में हम यहाँ पर देख रहे थे।